Question number 3. What will happen to acceleration of mass spring system if its mass is doubled? तो ये जो क्वेश्चन है ये मैस स्प्रिंग सिस्टम से रिलेटेड है, इसको मैं समझाता हूँ आपको। देखें, एक मैस स्प्रिंग सिस्टम लेता हूँ, ठीक है। फ्रिक्शनलेस सपोर्ट के ऊपर स्प्रिंग मैंने अटैच किया, फिर उसके एक एंड के ऊपर मैस अटैच किया, ठीक है। ये मैस मैंने अटैच किया। ये बता ये रहा है कि अगर इस में ये है मैस स्प्रिंग सिस्टम, क्योंकि स्प्रिंग के साथ मैस अटैच करके जो सिस्टम बनता है उसको मैस स्प्रिंग सिस्टम कहते हैं। अब इस मैस स्प्रिंग सिस्टम में मौजूद ये जो मैस है, इस मैस को मैं डबल करता हूँ, यानी इस मैस के साइज़ को मैं बड़ा करता हूँ, इसका डबल करता हूँ। लेट्स सपोज पहले छोटा था, अब मैं इसको डबल करता हूँ, इतना बड़ा मैस इसी स्प्रिंग के ऊपर अटैच करता हूँ। देखो डबल किया मैंने, ठीक है। तो फिर इसके टाइम, इसकी एक्सेलरेशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। मीन्स जब छोटा मैस अटैच किया था तब उसको मैं खींच के छोड़ूंगा तो ये मोशन करेगा, तब इसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगी, ठीक है। फिर मैं मैस को डबल करता हूँ, बड़े साइज़ का 2 गुना मैस को अटैच करता हूँ, फिर खींच के छोड़ूंगा तब भी ये वाइब्रेट करेगा, तब भी इसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगी। तो एक्सेलरेशन पहले जो पैदा हो रही थी छोटे मैस जब अटैच किया था तब, और बाद में मैं बड़ा मैस को अटैच करता हूँ, डबल करता हूँ, तो तब बाद में पैदा होने वाली एक्सेलरेशन और पहले पैदा होने वाली एक्सेलरेशन दोनों में फ़र्क क्या होगा, ये पूछिए रहा, ठीक है। तो इसके लिए एक्सेलरेशन का जो रिलेशन होता है मैस स्प्रिंग सिस्टम का, हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन दरअसल -k/m/x, ये मैस स्प्रिंग सिस्टम का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। इस फार्मूले के मुताबिक अगर देखें तो ये जो एक्सेलरेशन होती है ये डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मैस के साथ, ठीक है। तो इसी रिलेशन से, यानी ये जो मैस स्प्रिंग सिस्टम की एक्सेलरेशन की इक्वेशन से हम ये रिजल्ट निकालते हैं कि मैस स्प्रिंग सिस्टम के अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा होगी वो उसके साथ अटैच मैस के साथ इन्वर्स रिलेशन रखेगी। मींस बड़ा मैस अटैच करेंगे छोटी एक्सेलरेशन पैदा होगी, छोटा मैस अटैच करेंगे बड़ी एक्सेलरेशन पैदा होगी, ठीक है। मैस को डबल करेंगे एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगी, ठीक है। और मैस को अगर हम 4 गुना बढ़ाते हैं तो एक्सेलरेशन ना 1/4 टाइम हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी 4 गुना, ठीक है। इन्वर्स रिलेशन है दोनों का। तो यहाँ पे क्लियर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, मैंने यहाँ पे अपने अल्फाज में लिखा है, ठीक है, आपको यहाँ पे आसान अल्फाज में, ठीक है। तो इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ से आप लिख सकते हैं कि ये सिंपल अपना क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मैंने लिखा। मैस स्प्रिंग सिस्टम का जो एक्सेलरेशन की इक्वेशन है वो ये है, यहाँ से हम ये रिलेशन निकालते हैं और ये रिलेशन हमें ये बता रही है कि मैस स्प्रिंग सिस्टम की एक्सेलरेशन उसके साथ में अटैच मैस के साथ इन्वर्स रिलेशन रखती है, ठीक है। अगर मैस को हम डबल करेंगे तो फिर उसकी एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, वो 2 गुना बढ़ जाएगा तो वो 2 गुना कम यानी हाफ हो जाएगी। तो सिंपल आंसर उसका ये है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. A simple pendulum has time period t. What will happen to its time period if its thread length is shortened to half? ठीक है, तो वो ये क्वेश्चन जो है 4, ये एक सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड है, ठीक है। ये एक सिंपल पेंडुलम हम लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है, मींस इसको मैं लेके आता हूँ, ये एक्सट्रीम पॉइंट है, सपोज ये मेन पॉइंट था, ये एक्सट्रीम, यहाँ से मैं छोड़ता हूँ इसको तो ये मूव करते करते दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट पे आएगा, फिर वापस उसी जगह आएगा, यानी यहाँ से यूं जाकर वापस यहाँ पे आएगा तो इसका एक राउंड मुकम्मल होगा। इस राउंड को मुकम्मल होने में लगने वाले टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं और उस टाइम पीरियड को हम इस फार्मूले के ज़रिए कैलकुलेट करते हैं, 2π/L/g। इस फार्मूले से हम देख सकते हैं कि टाइम पीरियड का रिलेशन दरअसल पेंडुलम की लेंथ के रूट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अगर लेंथ, इस पेंडुलम की लेंथ को हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, पेंडुलम की लेंथ को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली ना स्क्वायर रूट टाइम, उसका टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लेंथ, अगर लेंथ को हम कम कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड भी स्क्वायर रूट टाइम कम हो जाएगा। सिंपली
यहाँ से ये हम कह सकते हैं, अगर इस लेंथ को हम हाफ कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, तो आधा मतलब 1/2 कर रहे हैं, ठीक है, इसी लेंथ को, तो ये हम जानते हैं स्क्वायर रूट टाइम, ये लेंथ भी टाइम पीरियड भी इसका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो वो 1/2 का जो रूट होता है, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रूट 1 के ऊपर भी है, 2 के ऊपर भी है, ठीक है। तो 1/√2 इसकी जो वैल्यू होती है ना 0.707, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि लेंथ अगर हम आधा करेंगे इस सिंपल पेंडुलम का, तो टाइम पीरियड जो है प्रीवियस टाइम पीरियड के 0.707 टाइम होगी, या 1/√2 टाइम्स ऑफ प्रीवियस टाइम पीरियड, ठीक है। तो न्यू जो टाइम पीरियड होगा ना, अगर ये प्रीवियस टाइम पीरियड है, तो नया जो टाइम पीरियड होगा उसको अगर हम टी डेज से डिनोट करेंगे, तो ये टी डेज जो होगा 1/√2 टाइम ऑफ प्रीवियस टाइम पीरियड, यानी शुरू वाला टाइम पीरियड का 1/√2 टाइम होगा, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऑफ प्रीवियस टाइम पीरियड, ठीक है। यही एक्सप्लेनेशन मैंने इसका आपको आसान अल्फाज में इधर लिखा, वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से लिख सकते हैं। एज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय, ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का इक्वेशन है। इस इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि टाइम पीरियड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है। फ्रॉम द अबव रिलेशन इट इज क्लियर दैट व्हेन द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज शॉर्टन टू हाफ, then its time period becomes 0.707 or 1/√2 times of the original time period, ठीक है। तो उसका जो टाइम पीरियड होगा प्रीवियस टाइम पीरियड का 1/√2 टाइम हो जाएगा।